अस्सलाम वालेकुम एंड हाय टू एवरीवन। आज हम CC 3.1 चैप्टर 22 द बेल्टी ऑफ द स्टील के पेज 3 में इफेक्ट ऑफ अलाइंग एलिमेंट्स, तो अलाइंग एलिमेंट का स्ट्रक्चर पे और स्टील पे क्या इफेक्ट पड़ता है इस पे डिस्कस करेंगे। Effect of the allying elements. Element may be added to steel to produce the property required to make it useful for an application. यहाँ तक इसको देखते हैं। और एलिमेंट को स्टील में ऐड किए जाते हैं ताकि जो हमारी जो डिज़ायर मैकेनिकल प्रॉपर्टी है वो हमें अचीव हो सके। एंड मेक टू यूज़फुल फॉर द एन एप्लीकेशन, और उसको जो रिक्वायर एप्लीकेशन है उस पर जो है वो उसको यूज़ कर सकें। जैसे कि अगर कोई एप्लीकेशन अगर हम तैयार कर रहे हैं तो उसको इस जगह पे इंस्टॉल कर रहे हैं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है, या फिर वहाँ पे कोई हथौड़े जैसी चीज़ जो बार बार मेटल पे लगती है, या फिर वाइब्रेशन के अलावा और भी बहुत ज़्यादा हीट है वहाँ पे, तो उस जगह पे जो हम ऐसी एप्लीकेशन वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे और उसमें इस तरह के एलिमेंट उसमें ऐड किए जाएंगे जो एलिमेंट लंबे अरसे तक मेटल की प्रॉपर्टी को उसको रिटेन कर सकें और वो यूज़फुल हो सके। मोस्ट एलिमेंट कैन हैव मैनी इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टील। तो बहुत सारे जो एलिमेंट हैं वो स्टील की प्रॉपर्टी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो नंबर 1 में एलुमिनियम है, अलाइड टू स्टील मेनली एज ए ग्रेन रिफाइनर। और एल्यूमिनियम के जो एलिमेंट है वो स्टील में ऐड किए जाते हैं एज ए ग्रेन रिफाइनर के तौर पर। जब स्टील को वेल्ड किया जाता है तो ड्यूरिंग वेल्डिंग उसके जो ग्रेन है उसको रिफाइन करने के लिए एल्युमिनियम उसमें ऐड की जाती है। एंड इट्स आल्सो यूज एज ए डीऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ट्रिपल डीऑक्सीडाइज स्टील्स एंड वेल्डिंग कंज्यूमेबल। यहाँ तक इसको देखते हैं। और इसके अलावा एज ए डीऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर उसमें जो है वो ट्रिपल डीऑक्सीडाइज स्टील में ऐड किए जाते हैं, और वेल्डिंग कंज्यूमेबल में भी इसको ऐड किया जाता है ताकि वेल्ड मेटल को रिफाइन किया जा सके। तो नेक्स्ट हमारा कार्बन है, ए प्राइम एंड असेंशियल एलिमेंट इन स्टील अलाय। यहाँ तक इसको देखते हैं। और ये स्टील अलाय के बहुत ज़्यादा बुनियादी एलिमेंट है यहाँ पे। एन इंक्रीज इन कार्बन कंटेंट विल इंक्रीज हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ बट रिड्यूस द डक्टिलिटी। और कार्बन कंटेंट के ऐड करने से इसकी जो स्टील अलाय की जो हार्डनेस और जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है, और उसकी जो डक्टिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। और उसकी डक्टिलिटी असल में है क्या कि उसमें जो लचक डक्टिलिटी है वो मेटल की जो लचक है अगर हम उसको थोड़ा बेंड करते हैं तो वो बेंड कितना हो जाता है। और इसके अलावा उसकी जो हार्डनेस है, हार्डनेस मेटल वो है कि जिसको अगर बेंड करें तो वो क्रैक हो जाता है। तो कार्बन को ऐड करने से जो स्टील अलाय की जो हार्डनेस और जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है, और उसकी जो डक्टिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, मतलब रिड्यूस हो जाती है। तो नेक्स्ट हमारा एलिमेंट क्रोमियम है, अलाइड इन एडिशन ग्रेटर देन 12% टू प्रोड्यूस स्टेनलेस स्टील। तो ग्रेटर देन 12% क्रोमियम को ऐड करने से उसमें जो स्टेनलेस स्टील है वो प्रोड्यूस होती है, बट इज ऑफन यूज इन लो लायर स्टील स्मॉलर देन 5% to increase hardness strength and greatly increase the resistance to oxidation at high temperature। यहाँ तक इसको देखते हैं। और क्रोम को जिस स्टील में ग्रेटर देन 12% ऐड किया जाता है उसकी जो स्टेनलेस स्टील की जो बेल्ट है वो प्रोड्यूस होती है। और अगर हम इसी अलाय को क्रोम को स्मॉलर देन 5% लो लायर स्टील में ऐड करते हैं तो इसकी जो हार्डनेस और जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। और इसके अलावा हाई टेम्परेचर पे जो स्टेनलेस स्टील को ऑक्सीडेशन से जो है वो, और इसके अलावा हाई टेम्परेचर पे स्टेनलेस स्टील को ऑक्सीडेशन होने पे जो है वो बचाती है। यहाँ से इसको देखते हैं, ग्रेटली इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन एट हाई टेम्परेचर। तो यहाँ से इसको देखते हैं, क्रोमियम स्टेबलाइज कार्बाइड फॉर्मेशन। और जो क्रोमियम है ये कार्बाइड फॉर्मेशन को जो है वो स्टेबलाइज करती है, बट प्रमोट ग्रेन ग्रोथ इफ एडेड इन आइसोलेशन। और अगर क्रोम को अलहदा से किसी भी स्ट्रक्चर में ऐड किया जाता है तो उसके जो ग्रेन है उसमें ग्रोथ आती है। इट इज़ दस ऑफन अलाइड टुगेदर विद निकल और मोलिब्डेनम। और इसके अलावा दूसरे भी एलिमेंट जैसे निकल और मोलिब्डेनम वो भी ऐड किए जाते हैं। तो नेक्स्ट मैंगनीज है, यहाँ से इसको देखते हैं, अलाइड टू स्ट्रक्चर स्टील स्मॉलर देन 1.6% टू इंक्रीज द टफनेस एंड स्ट्रेंथ। और जिस स्ट्रक्चर स्टील में जो मैंगनीज को स्मॉलर देन 1.6 इसमें ऐड किया जाता है तो उससे इसकी जो टफनेस और जो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है।
और ये जो मैंगनीज है ये स्टील में और इसके जो कंज्यूमेबल हैं दोनों में ऐड किए जाते हैं ताकि उसकी जो स्ट्रेंथ और टफनेस को इंक्रीज किया जा सके। इट इज़ आल्सो यूज टू कंट्रोल solidification क्रैकिंग इन ferritic स्टील एंड allied अप टू 40% इन wear impact resistance head filled स्टील। यहाँ तक इसको देखते हैं। और अगर मैंगनीज को स्ट्रक्चर या स्टील में ऐड किया जाता है तो उससे उसकी जो टफनेस और जो उसकी स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। और इसके अलावा जो सोल्डिफिकेशन क्रैकिंग को भी जो है वो कंट्रोल करती है इन ferritic स्टील में। एंड अलाई अप टू 40% इन वेयर इम्पैक्ट रेजिस्टेंस हेडफील्ड स्टील। और इसके अलावा हेडफील्ड स्टील में अगर 40% मैंगनीज को ऐड करते हैं तो उसका जो अगर कोई चीज़ उस पर लगती है तो उसको जो है वो कंट्रोल करती है, तो उसके इफेक्ट को भी कंट्रोल करती है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा मोलिब्डेनम अलाई टू लो एलाई स्टील टू कंट्रोल द इफेक्ट ऑफ द क्रीप। तो मोलिब्डेनम को ऐड करने से जो क्रीप का इफेक्ट है स्टील में उसको कंट्रोल किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज एज ए स्टेबलाइजिंग एलिमेंट इन स्टेनलेस स्टील। और इसके अलावा स्टील में एज ए स्टेबलाइजिंग एलिमेंट के तौर पर भी मोलिब्डेनम को ऐड किया जाता है। एंड विल लिमिट द इफेक्ट ऑफ द ग्रेन ग्रोथ। और इससे इसकी जो एक लिमिट तक इसकी जो ग्रेन ग्रोथ भी होती है। अलाइड इन क्रोम्स निकल मोलिब्डेनम लो एलाई स्टील टू कंट्रोल द इफेक्ट कॉल्ड टेम्पर एम्ब्रिटलमेंट्स। और इसके अलावा अलाई में अगर क्रोम है निकल मोलिब्डेनम अगर लो एलाई स्टील में इसको ऐड किया जाता है तो इसका जो कॉल्ड टेम्पर एम्ब्रिटलमेंट का जो इफेक्ट है उसको भी कंट्रोल किया जाता है। जैसे और ये जो टेम्पर एम्ब्रिटलमेंट है ये सेम इसी तरीके से जैसे क्रैकिंग उसी तरीके से इसको कंसीडर किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा निकल है। निकल इज अलाइड ग्रेटर देन 9% स्टील प्रोड्यूसिंग ऑस्टोनेटिक स्टेनलेस स्टील। यहाँ तक इसको देखते हैं। और जिस स्टील में निकल की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 9% अगर उसमें ऐड की जाती है तो उससे ऑस्टोनेटिक स्टेनलेस स्टील जो है वो प्रोड्यूस होती है। इट इज़ आल्सो बी एडेड स्मॉलर देन 9% इन द लो टेम्परेचर निकल स्टील। और इसको जो है वो लो टेम्परेचर निकल स्टील में स्मॉलर देन 9% इसको जो है वो ऐड किया जाता है। इट प्रमोट्स ग्रेफाइटाइजेशंस। और ये ग्रेफाइटाइजेशन को प्रमोट करती है, मतलब मेटल को जो है वो नरम बना देती है। बट इज़ गुड ग्रेन रिफाइनर। और ये एक अच्छा ग्रेन रिफाइनर है। वेल्डिंग के दौरान इसके जो मेटल हैं इसके जो ग्रेन है उसको जो है प्योरीफाई करती है। एंड इज़ ऑफन यूज टू ऑफसेट सम इफेक्ट ऑफ द क्रोमियम। और इसके अलावा जो क्रोम के इफेक्ट हैं जैसे कि क्रोम की जो एबिलिटी ये है कि वो मेटल को हार्ड और उसमें स्ट्रेंथ। निकल इज़ वेरी एक्सपेंसिव। निकल बहुत ज़्यादा महंगी धात है बट इम्प्रूव्स द स्ट्रेंथ टफनेस डक्टिलिटी एंड करोजन रेजिस्टेंस ऑफ द स्टील्स। और निकल जो बहुत ज़्यादा महंगी धात है लेकिन इससे इसकी जो स्ट्रेंथ टफनेस और इसकी जो डक्टिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है और स्टील में जो करोजन लगने के चांसेस हैं वो माइनर हो जाते हैं और स्टील में जो करोजन लगने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है न्यूबियम कार्बाइड फार्मर यूज टू स्टेबलाइज स्टेनलेस स्टील आल्सो इन HSLA स्मॉलर देन 0.05%। यहाँ तक इसको देखते हैं। और ये जो न्यूबियम है ये कार्बाइड फार्मर के तौर पर स्टेनलेस स्टील को स्टेबलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा हाई स्ट्रेंथ लो एलाई स्टील में अगर उसको स्मॉलर देन 0.05% ऐड करते हैं तो उससे जो है वो मेटल को जो है स्टेबलाइज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा सिलिकॉन है is alloyed in small amount smaller than 0.8% as a deoxidant in ferritic steel। यहाँ तक इसको देखते हैं। और सिलिकॉन को ferritic steel में एज ए डीऑक्सीडेंट के तौर पर smaller than 0.8% इसमें ऐड किए जाते हैं। इट इज़ अलाइड टू वॉल्व एंड स्प्रिंग स्टील। और इसमें वॉल में और इसकी जो स्प्रिंग स्टील है उसमें सिलिकॉन को ऐड किया जाता है। सिलिकॉन रेत को कहते हैं और ये वॉल में और स्प्रिंग स्टील में जो है वो ऐड की जाती है। एंड कैन आल्सो इंक्रीज फ्लूइडिटी। और इससे जो है वो फ्लूइडिटी भी इंक्रीज होती है। टाइटेनियम यूज मेनली टू स्टेबलाइज स्टेनलेस स्टील एंड स्मॉलर देन 0.05% इन HSLA स्टील। यहाँ तक इसको देखते हैं। और इसके अलावा जो टाइटेनियम है उसको स्टेनलेस स्टील में एज ए स्टेबलाइजिंग एलिमेंट के तौर पर ऐड किया जाता है। और इसके अलावा हाई स्ट्रेंथ लो एलाई स्टील में स्मॉलर देन 0.05% जो है वो ऐड की जाती है। तो नेक्स्ट हमारा टंगस्टन है मेनली अलाइड टू हाई स्पीड टूल स्टील
This increases the high temperature hardness required of such a steel due to the tempering effect of the frictional heat on another steel during cutting. Due to the tempering effect of the frictional heat on the other steel during cutting. यहाँ कहते हैं इसको देखते हैं। और ये जो टंगस्टन है ये हाई अलाई हाई स्पीड टूल स्टील में इस्तेमाल की जाती है और इसका जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और जिस स्टील में हार्डनेस रिक्वायर होती है उसमें इसका जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और ड्यूरिंग कटिंग इस टाइप की जो स्टील है उसमें हीट की वजह से उसका जो टेम्परिंग इफेक्ट है बहुत ज़्यादा और ड्यूरिंग कटिंग इस टाइप की जो स्टील है उसमें हीट की वजह से उसका जो टेम्परिंग इफेक्ट की वजह से उसमें क्रैकिंग आने के चांसेस हो सकते हैं। तो लास्ट हमारा वेनेडियम है यूज एज ए डीऑक्सीडाइजिंग और एज ए बाइनरी लाई एज इन HSLA ऑफ स्टील स्मॉलर देन 0.05%। यहाँ तक इसको देखते हैं और वनीडियम को एज ए डीऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर और इसके अलावा दूसरे भी अलाई एलिमेंट उसमें जो है मिक्स करके ऐड किए जाते हैं। इसके अलावा हाई स्ट्रेंथ लो अलाई स्टील में स्मॉलर देन 0.05% इसमें ऐड की जाती हैं। It should be remembered that most allying additions increase the ability of a steel to harden by the thermal hardening process। यहाँ तक इसको देखते हैं रखने वाली और ये चीज़ जहन में रखने वाली है कि बहुत सारे अलाई एलिमेंट ऐसे हैं कि जिनको अगर हम स्टील में ऐड किया जाता है तो थर्मल हार्डनिंग प्रोसेस की वजह से उस स्टील में हार्डनेस आने के चांसेस होते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज टर्म्स हार्डनेबिलिटी। तो स्टील की इस प्रॉपर्टी को जो है वो हार्डनेबिलिटी कहेंगे। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि बहुत सारे अलाई एलिमेंट इस तरह के हैं कि अगर हम उनको स्टील में ऐड कर देते हैं तो उस पर थर्मल हार्डनिंग प्रोसेस की वजह से स्टील में हार्डनेस वगैरह आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस टाइप की जो स्टील की प्रॉपर्टी है उसे हम हार्डनेबिलिटी कहेंगे। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं कि जो टिटेनियम है ये ज़्यादातर स्टेनलेस स्टील को स्टेबलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा टिटेनियम वनीडियम्स और नियोबियम जो है ये ख़ास तौर पर स्टेनलेस स्टील में जो है वो यूज़ किया जाता है और इसके अलावा इसको कितने परसेंटेज में ऐड किया जाता है और वहाँ पे आंसर क्वेश्चन के दौरान बहुत सारे दूसरे हिंट होंगे जिनको जो है वो देख के आपने उसका करेक्ट आंसर देना है अगर आपने उसको प्रॉपर तरीके से स्टडी किया होगा। तो सिलिकॉन को जो वाल्व और स्प्रिंग स्टील में ऐड किया जाता है स्मॉलर देन 0.8% है और ये फेरेटिक जो कार्बन टाइप की जो स्टील है फेरेटिक स्टील उसमें जो है वो ऐड की जाती हैं। और निकल में क्या खसूसियत है कि इसको ऑस्टेनेटिक स्टील में इसको ग्रेटर देन 9% ऐड किया जाता है और इसके अलावा लो टेम्परेचर निकल स्टील में स्मॉलर देन 9% भी इसको जो है वो ऐड किया जाता है और ये स्टील को नरम बना देती है लेकिन इसके जो ग्रेन है उसको रिफाइन करती है और ये बहुत ज़्यादा महंगी धात है और इससे इसकी जो स्ट्रेंथ टफनेस और डक्टिलिटी इंप्रूव हो जाती है और उसकी जो क्रोजन है वो कम हो जाती है और इसके अलावा जो मोलिब्डेनम है उसको ऐड करने से जो क्रीपिंग का इफेक्ट है वो ऑफसेट होता है और इसको जो है वो स्टेबलाइजिंग एलिमेंट के तौर पर स्टेनलेस स्टील में ऐड किया जाता है और ये लिमिट द ग्रेन ग्रोथ भी करती है और इसके अलावा जो टेम्पर एम्ब्रिटलमेंट का जो इफेक्ट है ये बहुत बड़ा फॉल्ट है लाइक ए क्रैकिंग की तरह, तो उसको भी कंट्रोल करती है। और इसके अलावा मैंगनीज है, ये बेस मेटल और इलेक्ट्रोड दोनों में इसको ऐड किया जाता है और इससे इसकी जो स्ट्रेंथ और टफनेस इंक्रीज हो जाती है, लेकिन जो सोल्डिफिकेशन क्रैकिंग का इफेक्ट है उसको भी कंट्रोल करती है। और इसके अलावा क्रोम है, क्रोम ग्रेटर देन 12% जो है वो स्टेनलेस स्टील को प्रोड्यूस करती है और स्मॉलर देन 5% इसको जो है वो लो लाइ स्टील में ऐड किया जाता है। इससे जो हार्डनेस स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है और हाई टेम्परेचर पे जो ऑक्सीडेशन जो स्टेनलेस स्टील है उसको ऑक्सीडेशन होने से बचाती है। तो क्रोम जो है ये हार्डनेस और स्ट्रेंथ जो है प्रोड्यूस करती है। और इसके अलावा जो कार्बन है ये प्राइम और असेंशियल एलिमेंट है इन अलाई स्टील में और इससे इसकी जो हार्डनेस और स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है और इससे इसकी जो डक्टिलिटी है वो कम हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कार्बन की जो कैपेबिलिटी क्या है, ये हार्डनेस और स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती है और डक्टिलिटी को रिड्यूस करती है। और इसके अलावा एल्युमिनियम जो है वो ये एज ए ग्रेन रिफाइनर के तौर पर इसको जो स्टील में और कंज्यूमेबल में ऐड किया जाता है और एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर ट्रिपल डी ऑक्सीडाइज स्टील में भी इसको ऐड किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एल्युमिनियम। ये लास्ट हमारे एग्जाम में
2018 में ये एलुमिनियम का जो है ये क्वेश्चन था। तो इसको जो है वो एज ए ग्रेन रिफाइनर के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है, और ट्रिपल डी ऑक्सीडाइजिंग स्टील में एज ए डी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एलिमेंट के तौर पर जो है इसको यूज़ करते हैं, और इसको बेस मेटल और वेल्डिंग कंज्यूमेबल दोनों में यूज़ किया जाता है मैंगनीज की तरह। तो यहाँ पे हमारा दी वेल्डेबिलिटी ऑफ द स्टील 22.3 जो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेज में, तब तक के लिए